पिछली बार हम लोग ने कुछ एक्सरसाइज किए थे, इस बार हम लोग कुछ प्रोसेस ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे और उसमें अंडरस्टैंड कौन कौन से पैरामीटर्स चेंज होने से क्या क्या चेंजेस होते हैं साइक्रोमेट्रिज में। बरोबर नाही काय झालं ना ते प्रोसेस है एयर टेम्परेचर है 30 लिख लीजिएगा, ये प्रोसेस एयर 30 डिग्री ड्राई बल्ब टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में सब है। सर परत एकदा रिपीट करना, आवाज थोड़ा कमी येतोय। 30 डिग्री ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, एयर एट 30 डिग्री ड्राई बल्ब टेम्परेचर ओके एंड 80% आरएच, हाँ 80% आरएच ओके और 30 डिग्री टेम्परेचर, वो पॉइंट मार लीजिए आप। ओके वेट सर, ये एयर को सेंसिबल हीटिंग किया हुआ है, सेंसिबल हीटिंग किया हुआ है सिर्फ। और हीटिंग किया है 75 ड्राई बल्ब टेम्परेचर तक। मार्क क्या क्या करना है सर? हाँ, अभी पहली गोष्ट तो उसका साइक्रोमेट्रिक प्रोसेस मार्क करना है। अभी ये सिर्फ सेंसिबल हीटिंग है, इसमें ना मॉइस्चर ऐड हो रहा है ना मॉइस्चर रिमूव हो रहा है। तो ये लाइन कौन सी रहेगी? ड्राई बल्ब 30 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 80% आरएच की ना? हाँ, लाइन मतलब समझे नहीं सर, लाइन कौन सी रहेगी मतलब? ये जो प्रोसेस चालू होगा 30 डिग्री फ़ारेनहाइट को 80% आरएच, ये पॉइंट को आप हीटिंग गर्म कर रहे हैं ना आप। ओके तो गर्म कर रहे हैं मतलब हीटिंग कर रहे हैं आप, टेम्परेचर बढ़ेगा ना उसका, 75 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं आप उसको। ओके अभी मॉइस्चर ऐड नहीं हो रहा है, मॉइस्चर रिमूव नहीं हो रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे जाएगी? पैरेलल रहेगी, हॉरिजॉन्टल जाएगी ना ड्राई बल्ब को। ओके ये लाइन हॉरिजॉन्टल जाएगी, समझे कि नहीं समझे आप? यस सर। हॉरिजॉन्टल कहाँ तक जाएगी वो? 75 तक। हाँ, तो उसको मार्क कीजिए। एक मिनट, uh, 30 डिग्री ड्राई बल्ब एंड आरएच जहाँ पे मीट हो रहा था उसी लाइन को राइट साइड में हमने 75 तक लिया। हाँ, और उसको मार्क कर लो। ओके अभी जो पहला लाइन था आपका 30 डिग्री का, यस सर। उसमें आरएच 80% मार्क किया है आपने। यस सर। और उसका वेट बल्ब और उसका ड्यू पॉइंट कितना है वो मार्क करो, लिखो आप। ओके सर वेट बल्ब 28 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड ड्यू पॉइंट 26 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, नाउ जो आपका 75 डिग्री का जो पॉइंट आया हीटिंग का, यस सर। उसके पैरामीटर मैच करो आप।
उसका वेट बल कितना है? $53 सर। चलो 52 होना चाहिए, ठीक है, चलेगा उतना। ओके 52। हाँ, RH कितना है? RH है सर 15%। हाँ ठीक है। और पहले केस में आपने ड्यू पॉइंट नहीं बताया था, ड्यू पॉइंट 26 डिग्री फैरेड। और दूसरे केस में? दूसरे केस में सर सेम 26 डिग्री फैरेड दोनों में आ रहा है। हाँ, तो इससे आपको क्या इंटरप्रिटेशन निकलता है कि जब आप सेंसिबल हिट करते हैं कोई भी को, यस, तो उसका वेट बल टेम्परेचर बढ़ता है और उसकी RH कम होती है। एक मिनट सर। ओके सर। मतलब सेंसिबल हीटिंग में रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होती है, वेट बल टेम्परेचर बढ़ता है, और ड्यू पॉइंट सेम रहेगा क्योंकि उसमें कोई मॉइस्चर ऐड नहीं किया, मॉइस्चर रिमूव नहीं किया। ओके सर। ठीक है, ओके सर। किसी को डाउट है कोई? नो सर। अभी सेकेंड एग्जांपल लीजिए। यस सर। मार्क कीजिए 95 डिग्री ड्राई बल्ब टेम्परेचर। 95 डिग्री ड्राई बल्ब डिग्री फैरेड। ओके। वेट बल्ब है उसका 75 डिग्री। 75 डिग्री वेट बल्ब 95 एंड 75। इसका आप RH और डी पॉइंट भी मार्क कर लो अभी इसी वक्त। सर RH 40% हाँ, एंड ड्यू पॉइंट 67.5 डिग्री फैरेड। चलो ओके। अभी इसको हमको पहले केस में हमने सेंसिबल हीटिंग किया था, यस सर। अभी इस केस में हमको सेंसिबल कूलिंग करेंगे। ओके। तो सेंसिबल कूलिंग में भी हम सिर्फ कूलिंग कर रहे हैं, उसका मॉइस्चर रिमूव नहीं कर रहे, मतलब उसको ड्यू पॉइंट तक कूल नहीं कर रहे। ओके। सिर्फ सेंसिबल कूलिंग कर रहे हैं। तो 95 से हमने उसको 80 डिग्री फ़ारेनहाइट तक कूल किया है। कितना सर? 80 डिग्री 80। ओके। अभी वो केस में आप बताइए वेट बल्ब टेम्परेचर कितना है, RH कितना है और ड्यू पॉइंट कितना है?
सर वेट बल्ब 63.5, इज इट राइट? नहीं नहीं, इतने कम नहीं आएगा। पहले 75 था राइट? पहले 75 था, हाँ। अब ठीक से देखो ना। यस सर। सेकेंड पॉइंट 80 है कूलिंग। क्या हो गया, इतना डिफिकल्ट जा रहा है? हेलो सर उसी लाइन को सिर्फ हमें न्यू पॉइंट पे शिफ्ट करना है ना? हाँ, लेफ्ट साइड में पहली बार आपने राइट साइड में हॉरिजॉन्टल लेके गए थे, इस बार लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे। ओके, एक मिनट सर, एक मिनट। सर WB 71 आ रहा है। हाँ बराबर है, 70.8 आएगा। ओके, और आरएच? और सर RH आ रहा है 62। 65 है। अच्छा 65। ठीक है, इट्स ओके। और ड्यू पॉइंट? एक मिनट सर। वो सेम रहेगा जो पहला था, 67 रहे तो पहला 67 ही रहेगा। ओके बिकॉज ये हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है ना ये। ओके। देखो एक चीज समझ लो आप, सेंसिबल हीटिंग, सेंसिबल कूलिंग, इसमें अगर हम मॉइस्चर ऐड नहीं कर रहे हैं या मॉइस्चर रिमूव नहीं कर रहे हैं तो ड्यू पॉइंट चेंज नहीं होगा। ड्यू पॉइंट तभी चेंज होगा जब उसका मॉइस्चर कंटेंट चेंज होगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी चेंज होती रहती है लेकिन ड्यू पॉइंट नहीं। सर मींस सेंसिबल कूलिंग में वेट बल्ब अपना डिक्रीज होएगा और RH इंक्रीज। करेक्ट, बिल्कुल सही है। तो ये दो चीज हमेशा याद रखिए, सेंसिबल हीटिंग में RH कम होता है, सेंसिबल कूलिंग में RH बढ़ता है। सेंसिबल कूलिंग में वेट बल्ब कम होता है,
सेंसिबल हीटिंग में वेट बल्ब बढ़ता है ड्राई बल्ब के साथ। ड्राई बल्ब तो ऑफकोर्स बढ़ेगा सेंसिबल हीटिंग में, और ड्राई बल्ब सेंसिबल कूलिंग में कम होगा ऑफकोर्स। ये तो बिल्कुल ऑब्वियस बात है। यस सर। ये समझ गए आप? यस सर। हाँ, ये दो प्रोसेस जो है ये इसको सेंसिबल हीटिंग सेंसिबल कूलिंग बोलते हैं। ओके, लेकिन अपने एयर कंडीशनिंग में जो नॉर्मल प्रोसेस होती है, एयर कंडीशनिंग में जो कॉइल में, रूम एयर कंडीशनर में, इस लेवल में मोस्टली जो होता है इस प्रोसेस, हम लोग क्या करते हैं, कूलिंग तो करते ही करते हैं, प्लस हम उसको ड्यूमिडिफाई भी करते हैं, मॉइस्चर भी हम उसका निकालते हैं, तो उसको हम उसके ड्यू पॉइंट के नीचे उसको हम कूल करते हैं। तो प्रोसेस क्या हो जाती है, वो प्रोसेस इसको कहलाते हैं हम लोग कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। ओके। तो जो एयर कंडीशनिंग की जो 90% कंफर्ट केसेस है जो अपने हम लोग हैंडल करने वाले हैं, आप लोग भी जो ज़्यादातर हैंडल करने वाले एयर कंडीशनिंग फील्ड में के लोग जो प्रोसेस हैंडल करते हैं वो कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस हैंडल करते हैं। ओके, समझ गए आप? yes, जिसके फॉर्मूले मैंने लास्ट इसमें आपको लिखवा के दिए थे कि कौन से सेंसिबल कूलिंग कैसे कैलकुलेट करने का और उसको कैसे कैलकुलेट करने का, बराबर? यस, सेंसिबल हीट एंड लेटेंट हीट। हाँ, दोनों के मैंने फॉर्मूलेज आपको लिखवा के दिए थे। यस सर। तो बेस्ड ऑन दैट अपन लेट अस नाउ टेक वन एग्जांपल। अभी उसको साइक्रोमेट्रिक चार्ट पे ड्रॉ कीजिए। सुबोध आप भी ड्रॉप कीजिए, मुझे इन लोगों को ध्यान में आ जाएगा। 80 डिग्री फ़ारेनहाइट ड्राई बल्ब टेम्परेचर है और 50% RH है। यस सर, क्या 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 बताना है इस पे? मार्क किया पॉइंट? यस सर। वेट बल्ब। हाँ, वो लिख के रखो। अभी एक काम करो, क्या लिखा है? 80 ड्राई बल्ब लिखा है ना? यस सर। हाँ, इसका क्या करो मालूम है, उसका जो वेट बल्ब टेम्परेचर को आखिरी में जाके एंथैल्पी है ना, वो एंथैल्पी नोट करके रखो। एंथैल्पी नोट करके रख सकते हैं क्या? एंड में देखिए एंथैल्पी लाइन, जो वेट बल्ब लाइन है वही लाइन एंथैल्पी एंड में एक्सटेंड होती है आगे जाके। यस सर, कर सकते हैं। हाँ, करेक्ट कीजिए। मेरे पास नहीं है वो, करेक्ट कीजिए, ना तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएंगे। क्या फिगर आती है वो? एंथैल्पी आ रहा है सर 31.5। लिख के रखिए 31.5 BTU पर पाउंड। BTU पर पाउंड। हाँ, एंथैल्पी का यूनिट यही है, BTU पर पाउंड। ओके ओके, नाउ ये जो एयर है इसको हमने कूल किया है 50 डिग्री ड्राई बल्ब टेम्परेचर। हाउ मच सर? 50 डिग्री ड्राई बल्ब टेम्परेचर पे। ओके, और उसको 100% RH तक कूल किया है। 100% RH तक कूल किया है। मतलब कहाँ तो लाइन कहाँ जाके कट, लाइन क्या आएगी अभी? ये ना हॉरिजॉन्टल आएगी ना हॉरिजॉन्टल नहीं आएगी, ये क्या आएगी? स्लोपिंग लाइन आएगी। 50 डिग्री फ़ारेनहाइट का जो पॉइंट 100% RH पे जहाँ कट होता है वो देखिए, वो पॉइंट कहाँ है देखिए। अच्छा, 50 डिग्री ड्राई बल्ब का वर्टिकल जो 100 को कट करता है। हाँ, एक मिनट सर। 50 डिग्री ड्राई बल्ब 100% RH।
किया, मार्क किया? 1 मिनट सर। किया सर। 50 डिग्री फैरेड ड्राई बल्ब। डिग्री ड्राई बल्ब है, RH 100% है, बराबर? यस सर। पॉइंट मार्क किया है ना आपने? यस सर। उसका एंथैल्पी देखो कितना है, तो दोनों एंथैल्पी लिख के रखो आप। ट्वेंटी पॉइंट समथिंग सर, 20 पॉइंट समथिंग। जो भी है लिख के रखो। पहला लिखा है ना आपने फर्स्ट पॉइंट का? यस सर। दूसरे का भी लिख के रखिए आप। अभी हमको सेंसिबल हीट रिमूव कितना हुआ पहले निकालने का है, और बाद में लेटेंट हीट रिमूव कितना हुआ निकालने का है। ओके, समझ रहे? 1 मिनट सर। यस सर, दिख रहा है। ओके, 31.5 चल, इज इट राइट? ओके। ओके। अभी देखिए, हमें दो प्रोसेस ये देखो, सेंसिबल हीटिंग निकालेंगे, सेंसिबल कूलिंग निकालेंगे, और बाद में हम टोटल एंथैल्पी से भी रीचेक करेंगे। अभी सेंसिबल हीटिंग निकालने के लिए देखिए, इसमें ये जो कूलिंग प्रोसेस हुआ है अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया है, इसमें जो एयर का क्वांटिटी है वो है 1000 CFM, 1000 क्यूबिक फीट पर मिनट फ्लो है। वो भी लिख लीजिए आप, 1000 क्यूबिक फीट पर मिनट। 1000 CFM। हाँ, तो 1000 CFM में सेंसिबल हीट कहाँ से कहाँ तक रिमूव हुआ है? 80 डिग्री फ़ारेनहाइट से 50 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का अपने को सेंसिबल हीट कूलिंग हुआ है, बराबर? इट इज अंडरस्टूड? 80 to 50 सर, राइट? 80 to 50 करेक्ट, समझ गया ये? यस सर। तो जो पहला वाला फार्मूला है BTU पर आवर, BTU पर आवर इज इक्वल टू CFM इंटू 1.08 इंटू डेल्टा डिग्री इन फ़ारेनहाइट। वो डालिए, देखिए क्या फिगर आती है, कितना BTU पर आवर आता है। 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1.08 मल्टीप्लाइड बाय 80 माइनस 50, 30। हाँ, 32,400 BTU पर आवर। कितना? 32,400 BTU पर आवर। हाँ, चलो 32,400 BTU पर आवर। ये क्या हो गया है? सेंसिबल हीट। सेंसिबल कूलिंग। कूलिंग। कूल किया है ना अपन ने? ओके। हीटिंग नहीं है, कूलिंग हुआ है ना? लेकिन ये फार्मूला सेंसिबल हीट का है ना सर? नहीं, it is not heat, or it is, this formula is for heating and cooling both when there is a change in temperature. ओके। जब टेम्परेचर चेंज होता है तभी इसको सेंसिबल हीटिंग होता है या सेंसिबल कूलिंग होता है। दिस फार्मूला इज ओनली फॉर टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज। मॉइस्चर कांस्टेंट रहता है इस केस में, वो इसके लिए फार्मूला है।
मॉइस्चर चेंज के लिए अलग फार्मूला है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट, अभी इसमें द सेंसिबल कूलिंग के साथ साथ मॉइस्चर भी रिमूव हुआ है, तो लेटेंट हीट कितना रिमूव हुआ है तो वो कैसे निकालेंगे? तो पहला जो पॉइंट है आपका 80 डिग्री 50% RH का, उसके हॉरिजॉन्टल इसमें आप देखेंगे ह्यूमिडिटी रेशियो, वो चेक कीजिए। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी सर 77 ग्रेन्स पर पाउंड आएगा। ओके, लिख लीजिए आप। आया क्या बराबर? यस सर। और जब आपने कूल किया है उसको 100% RH 50 डिग्री ड्राई बल्ब टेम्परेचर पे, उस समय का ग्रेन्स देखिए क्या है। करेक्ट, 54 है। यस, इज इट राइट? 54, सो डिफरेंस कितना हो गया? 77 माइनस 54, 23। अभी लेटेंट हीट रिमूवल का फॉर्मूला क्या है? BTU पर आवर इज इक्वल टू 1000 CFM। CFM मतलब 1000 CFM दिया है एक एप्लीकेशन में, मल्टीप्लाइड बाय 0.68 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा ग्रेन्स, जो अभी यहाँ पे केस में 23 आया है। हाँ 1360 15640 नहीं, थोड़ा कैलकुलेट करो, 15 समथिंग आएगा। 15640। हाँ ठीक है। सो लेटेंट हीट रिमूवल कितना हो गया है? 156 जो भी है, और सेंसिबल हीट ऊपर हो गया 32,000 बराबर। करेक्ट? यस हेलो, सर। हाँ यस सर। अभी इनका टोटल कीजिए दोनों का। $48,040 48,040। ये क्या हो गया? टोटल हीट हो गया। ओके, ये टोटल हीट हो गया, मतलब वो कूलिंग कॉइल की जो कैपेसिटी है, ये टोटल कैपेसिटी इसकी ये हो गई। उसको इतने कैपेसिटी से कूल करना पड़ेगा, तभी जाके आपको ये रिजल्ट मिलेगा। तो ये टोटल हीट कैपेसिटी हो गई, तो इसको क्या बोलते हैं? टोटल एंथैल्पी। मतलब इसी को टोटल एंथैल्पी बोलते हैं। हाँ, टोटल हीट मतलब एंथैल्पी, सेंसिबल प्लस लेटेंट इज इक्वल टू टोटल हीट इज इक्वल टू एंथैल्पी। कितना आ गया ये आपका फिगर? 48,040। इसको आप TR में कन्वर्ट कीजिए, कितना TR है ये? फोर TR 12,000 BTU पर आवर से आपने डिवाइड किया। यस सर।
ओके, नाउ आपने 2 एंथैल्पीज वर्कआउट किए थे ऊपर, यस सर। दोनों का डिफरेंस कितना है देखिए। 10.93। ओके, अभी मैंने आपको एक एंथैल्पी का भी एक अलग से फार्मूला दिया था, BTU पर आवर इज इक्वल टू 1000 CFM multiplied by 4.5 multiplied by delta difference in enthalpy। कितना आया है फिगर? तो देखेंगे आप कि आप दोनों तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि एंथैल्पी डायरेक्ट भी कैलकुलेट करने का ये मेथड है। आपको सेंसिबल और कूलिंग, लेटेंट कूलिंग और सेंसिबल की जरूरत नहीं है सेपरेट निकालने की। आप डायरेक्ट ये फार्मूले से भी एंथैल्पी वर्कआउट करके टनेज निकाल सकते हैं। मोर और लेस उतना ही टनेज आया है। मतलब सर टोटल हीट इज इक्वल टू टोटल एंथैल्पी, ये थोड़ा बहुत मैच हो रहा है? मैच नहीं, थोड़ा बहुत नहीं, वो तो कुछ कैलकुलेशंस में वो इसमें आ जाते हैं, कन्वर्जेंस के फैक्टर्स की वजह से चेंजेस आते हैं, लेकिन कंसेप्चुअली वो बराबर है। ओके, सेम आएगा वो। हेलो, मतलब ये सर क्रॉस चेक करने के लिए है क्या? क्रॉस चेक करने के लिए है, ऐसा नहीं है, कैलकुलेट भी डायरेक्ट। ओके, टीआर हम लोग मतलब अगर हमने टोटल एंथैल्पी निकल तो उससे भी हम लोग टीआर निकाल सकते हैं? हाँ, डायरेक्ट निकाल सकते हो ना। आपको जो सेंसिबल का निकाल टेम्परेचर डिफरेंस लेने का जरूरत नहीं, मॉइस्चर कंटेंट लेने का जरूरत नहीं। अब डायरेक्ट एंथैल्पी का 2 डिफरेंस लेके एयर क्वांटिटी अगर मालूम है आपको, तो आप डायरेक्ट वर्कआउट कर सकते हैं, डायरेक्टली टीआर निकाल सकते हैं। ओके सर। अभी देखिए, अभी नेक्स्ट जो फैक्टर है जिसके बारे में हमें जानकारी जानना जरूरी है, वो होता है सेंसिबल हीट रेशियो, SHR। ओके ओके, अभी सेंसिबल हीट रेशियो क्या होता है कि देखिए, आपने देखा कि यहाँ पे सेंसिबल हीट भी है और लेटेंट हीट भी है और टोटल हीट भी है। ओके, तो सेंसिबल हीट रेशियो जो होता है वो होता है सेंसिबल हीट रेशियो, सेंसिबल हीट डिवाइडेड बाय सेंसिबल प्लस लेटेंट। ओके, मतलब सेंसिबल हीट और टोटल हीट का जो डिफरेंस ये रहता है रेशियो, मतलब टोटल हीट में कितना % सेंसिबल हीट है और कितना % लेटेंट हीट है, वो हमको निकालते आना चाहिए। और सेंसिबल हीट फैक्टर डिसाइड करता है कि सेंसिबल हीट कितना है और लेटेंट हीट कितना है। तो अभी ये जो एग्जांपल है आपने अभी किया, इसमें लेटेस्ट कैलकुलेट द सेंसिबल हीट फैक्टर कितना है। सेंसिबल हीट फैक्टर आप निकालिए। सेंसिबल हीट लोड कितना है इसमें? 32,000 ना। सर 32,400 सेंसिबल हीट था। हाँ, और टोटल हीट कितना है? 48,040। हाँ, तो 32 को 48 से डिवाइड कीजिए आप। सेंसिबल 0.67 क्या आया? 0.674 0.68 और 0.67 जो भी पकड़ लीजिए, 0.7 रफली पकड़ तो चलो। हेलो,
यस सर। इसका क्या मतलब हुआ, आपको क्या इंटरप्रिटेशन इससे निकाल सकते हैं आप? आपके हिसाब से इसका क्या सिग्निफिकेंस है? मीन्स सर टोटल हिट के 0.7% सेंसिबल हिट है। हाँ 70% है, 0.7 नहीं। 70%। हाँ टोटल हिट के 70% सेंसिबल हीट है, 30% लेटेंट हीट है। समझ गए ये? यस सर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन इसका, मतलब SHR फैक्टर आपको क्लियर हो जाएगा कि रूम एक रूम है, रूम इज मेंटेन्ड एट 70 डिग्री ड्राई बल्ब एंड 50% RH। रूम इज मेंटेन्ड सर ड्राई बल्ब कितना है? रूम 75 डिग्री ड्राई बल्ब है एंड RH? RH 50%। ओके। और air is supplied from cooling and dehumidifier coil whose living air temperature is 55 डिग्री ड्राई बल्ब और 53 वेट बल्ब। 55 ड्राई बल्ब और 53 वेट बल्ब तक उसको ह्यूमिडिफाइड किया है। सर एक बार फिर से बताइए ना। 55 डिग्री ड्राई बल्ब एंड 53 वेट बल्ब। कूल किया है। हाँ ओके। फाइंड क्या करना है सर, इस पे क्या क्या करना है? बताता हूँ। इसमें कैसा करना है मालूम है? इसमें आपको साइक्रोमेट्रिक चार्ट से सेंसिबल हीट फैक्टर कैसे निकालती है देखना है। ओके हाँ। अभी ये जो आपका स्लोप आ गया, ये स्लोप आया है ना आपका, आपको 0.1 और 0.2 का स्लोप तो मिल गया है बराबर। साइक्रोमेट्रिक चार्ट पे थोड़ा ज्यादा डिटेलिंग में अभी हो रहा है, लेकिन फिर भी ठीक है। एट्टी डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 50% RH एक पॉइंट मार्क कीजिए, मैं बताता हूँ क्या है वो। 80 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 50% RH। मार्क किया क्या? यस सर किया मार्क।
ये जो पोजीशन है जिसको हमने मार्क किया 80 डिग्री ड्राइबल 50% आरएच, इसको बोलते हैं अलाइनमेंट सर्कल। इसको बोलते हैं साइक्रोमेट्रिक चार्ट में अलाइनमेंट सर्कल। अभी ये पॉइंट से ये जो आपका स्लोप दिख रहा है, जो आपने मार्क किया है स्लोप 1 और 2 का, उसी के साथ उसी को पैरेलल लाइन एकदम लेफ्ट साइड में लेके जाइए, जहाँ पे एसएचआर फैक्टर का स्केल होगा। आपके साइक्रोमेट्रिक चार्ट में एसएचआर फैक्टर स्केल है क्या? लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में? एंड में? सुबोध सर, कौन सी लाइन है वो? ये जो अलाइनमेंट सर्कल मार्क किया है ना आपने 80 डिग्री और 50% आरएच, हाँ, ये लाइन से उसको राइट साइड की तरफ जो पहला जो स्लोप लाइन मारा है ना अपन ने, स्लोप लाइन जो लिया है, उसको पैरेलल लेके जाना है, उसके पैरेलल जाना है, स्लोप सेम स्लोप मेंटेन करते हुए पैरेलल। ओके, तो इसमें वो नहीं मिलेगा सेल स्केल। नहीं तो अगर ये कैसे ड्रॉ कर निकाल सकते हैं क्या? ये जाए अभी तुम बता सकते हो उनको कितना है वो? हाँ बताइए उसको कितना है। हाँ हाँ ओके, हाँ तो 0.8 दिख रहा है ना? हाँ, अगर 0.8 वो दिख रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर 100% रूम लोड है, 100% रूम लोड है तो 80% सेंसिबल लोड हो गया, 20% लेटेंट लोड हो गया। तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द मेथड टू फाइंड आउट फ्रॉम द साइक्रोमेट्रिक चार्ट इस एसएचआर फैक्टर क्या है। समझ गया क्या? नहीं समझा तो एक बार पूछ लीजिए। सर एक बार फिर से बताइए। सर ये जो 0.3 अपन ने मार्क किया है न्यू 3, वो क्यों किया, मतलब थोड़ा उसका एक बार समझा दीजिए। वो है ना, वो स्टैंडर्ड अलाइनमेंट सर्कल है, रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है कोई तो उसके लिए वो। तो ये एक एग्जांपल जैसे एक ले लिया, फॉर एग्जांपल ऐसा करके लिया है। हाँ। अच्छा, हेलो, हाँ ये सर। नहीं, अलाइनमेंट सर्कल्स का रेफरेंस है क्या? जो भी हमको ये जो पहले जो ये जो स्लोप है ना, ये स्लोप डिसाइड करता है ना कितना सेंसिबल है और कितना लेटेंट है। स्लोप का जो एंगल है ना वो डिसाइड करता है सेंसिबल लोड कितना है। वो कोई भी प्रोसेस जो है, जो भी कोई भी कूलिंग प्रोसेस है जो है वो यही स्लोप, जब तक सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट जो है वो यही स्लोप फॉलो करेगी। उसका जो रेशो रहेगा वो यही रहेगा, ये स्लोप सेम रहेगा। इसकी वजह से उसको पैरेलल लाइन डालने से, अलाइनमेंट सर्कल के पैरेलल लाइन डालने से अपने को एसएचआर फैक्टर मिलता है साइक्रोमेट्रिक चार्ट पे। तो पॉइंट न्यू 3 टू न्यू 2 को पैरेलल लाइन ड्रॉ किए सर। नहीं, 0.3 से 0.12 को ड्रॉ करना है। हाँ, न्यू 1 से न्यू 2 का जो लाइन है उसको पैरेलल ड्रॉप करना है। इसलिए पैरेलल ड्रॉप करना है मतलब उसका स्लोप मेंटेन रखना है, स्लोप सेम होना चाहिए। सो सर अगर न्यू 3 अलाइनमेंट पॉइंट पता नहीं है तो हम लोग फिर भी निकाल सकते हैं ना न्यू 1 और न्यू 2 के हिसाब से। नहीं, कहाँ से निकालेंगे? आपको का वो जो ऊपर जो इन्होंने मेथड दी उससे कर सकते। ये जो हाफ सर्कल है उससे ले सकते जो किया है। हाँ मीन्स वो अगर हाफ सर्कल रहेगा तो। हाँ
ओके, और अगर न्यू पॉइंट न्यू 3 से करना है तो वो जो सर्कल है वो साइकोमेट्रिक में रहता है सर? हाँ, वो साइक्लोमेट्रिक में रहता है, उसको आपको नेक्स्ट इसमें उसको दिखा देंगे उसको। ओके ओके, ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट लीजिए एक। अभी अब कैलकुलेशन है ये। न्यू एग्जांपल है सर? हाँ, न्यू एग्जांपल है। मार्क कर सकते हैं आप इस पे ऊपर साइक्लोमेट्रिक पे मार्क कर सकते हैं। एयर enters the cooling and humidifying coil at 80 degree dry bulb and 66 degree wet bulb. Sorry. करतो म्हणून सांग. हेलो, बताइए। enter the coil, humidifying coil and cooling coil at 80 degree dry bulb temperature. ते मागे मागे आपण लोकांना जे सगळे पेपर्स दिले होते ते सगळ्यांना दिले का आपण ते? हॅलो, सुबोध, सुबोध, मागे आपण जे सगळ्यांना जे पेपर्स दिले होते ते सगळ्यांचे ते हँडबुक मधले 15-16 पेपर नव्हते का दिले ते सगळे टेबल्स, ते वेरियस टेबल ते द्यायला पाहिजे आता त्यांना, कारण आता त्यांना एडीपी कॅल्क्युलेट करणं, SHR करणं वगैरे सगळं लागेल ना पुढे. सगळं जे काय आपण केलं होतं पहिला तर माहिती आहे तुला, तर सगळं शेअर करून टाक त्यांना. हे मार्क केलं का? Yes, sir. 80 degree dry bulb and 66 wet bulb. This leaves the coil leaving condition है 60 degree dry bulb, 60 degree dry bulb. कॉइल लिविंग टेम्परेचर क्या है सर? 60 degree dry bulb. ओके, एंड 57 wet bulb.
अभी इसका मुझे बताइए, इसका कॉइल का व्हाट इज द एडीपी ऑफ द कॉइल, एपरेट ड्यू पॉइंट क्या रहेगा कॉइल का? साइक्रोमेट्रिक चार्ट से आप बताएंगे तो इसका एपरेट थ्योरेटिकल टेम्परेचर क्या होना चाहिए कॉइल का, मतलब एपरेट ड्यू पॉइंट क्या है, कैसे निकालेंगे इसको? और 51 सर। नहीं 51 नहीं आएगा, देखिए ठीक से, मेरे पास का फिगर 51 नहीं दिखाता है। सुबोध कितना आता है तुम्हारा कैलकुलेशन? कैसे निकाला आपने, कैसे निकाला? सर 54 आएगा। और 60 डिग्री ड्राई बल्ब एंड 57 वेट बल्ब, हाँ इसको पहले मार्क किया। हाँ, उसके बाद उसी पॉइंट को हॉरिजॉन्टली लेफ्ट में लेके गए। हॉरिजॉन्टली नहीं, वो स्लोप में लेना पड़ेगा ना, वो जो स्लोप है आपका 80 डिग्री का स्लोप, 80 डिग्री और 66, हाँ ये क्या फिगर आती है? अगर स्लोप पे लेके गए तो 54.5। हाँ 54। अच्छा 54 आएगा। चलो कैलकुलेशन पर्पस के लिए हमको 54 करेंगे। ठीक है, हेलो हो गया क्या? 54 सर। हाँ ठीक है, 54 लिखिए। कॉइल एपरेटस ड्यू पॉइंट आ गया आपका 54, मतलब कॉइल, हाँ करेक्ट, ठीक है। ये समझ गया क्या सबको? यस सर। यस सर। नाउ आप देखिए, इसमें आपका टेम्परेचर एंटरिंग टेम्परेचर है 80 डिग्री, आपका एडीपी है 54 और आपको मिल रहा है 60। लिविंग टेम्परेचर है 60 डिग्री, बराबर ना? यस सर। हाँ, तो अभी ना देखिए अपना यूज यूर दिस थिंग, जो भी आपने पढ़ा है थोड़ा पिछले दो लेक्चर में, फाइंड आउट कीजिए कि इसका जो कॉइल का जो बाईपास फैक्टर है वो कितना है। 5 मिनट में कीजिए, नहीं हुआ तो फिर मुझे पूछिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे ना। तो आई वांट टू नो कि ये कॉइल का बाईपास फैक्टर कितना है।
कैसे निकालने का देखिए। सर आन्सर 0.23 आहे का? हो बरोबर आहे. कसं काढलं? नाही कळलं कसं काढलं. व्हेरी गुड आन्सर. कसं काढलं? काय तूच एक्सप्लेन कर लो. ओके तूच एक्सप्लेन कर सगळ्यांना. ओके एंट्रन्स टेम्परेचर T1 अज्युम केलं आणि T2 आपलं जे एक्झिट टेम्परेचर आहे कॉइलचं ते अज्युम करायचं आणि फॉर्म्युला तो T2 मायनस ADP टेम्परेचर डिवाइड बाय T1 मायनस ADP. बरोबर. समजलं का? तो फॉर्म्युला एकदा सांगा ना सर परत एकदा. एक्झिट टेम्परेचर मायनस ADP डिवाइड बाय एंट्रन्स टेम्परेचर मायनस ADP. एक मिनिट. एक्झिट टेम्परेचर मायनस ADP टेम्परेचर म्हणजे सरफेस टेम्परेचर हे डिवाइड बाय समजा जर T1 टेम्परेचर एंट्रन्सला असेल आणि T2 टेम्परेचर आउटलेटला असेल तर T2 मायनस ADP डिवायडेड बाय T1 मायनस ADP. सर 0.23 येतंय ना? हो बरोबर. याचा अर्थ काय आहे की एवढे पर्सेंट 0.23% त्यातली एअर एक मधनं 0.2 ही जी एअर आहे ही अनट्रीटेडच एअर त्या कॉईल वरनं पास होते. बायपास फॅक्टर म्हणजे काय? आता 80 डिग्री थ्योरेटिकली काय व्हायला पाहिजे होतं? तुमचा ADP 54 असेल तर 80 डिग्री ही 54चं कुलिंग व्हायला पाहिजे होतं. 80चं 54 व्हायला पाहिजे होतं. जर देअर बीन नो बायपास फॅक्टर, जर बायपास फॅक्टर नसता आणि सगळंच्या सगळं कुलिंग झालं असतं तर 80 डिग्रीचं कुलिंग कितीवर झालं असतं? 54ला झालं असतं. पण ते 54ला न होता 60ला होतंय. ओके. का होतं 60ला? कारण सम ऑफ द एअर इज पासिंग थ्रू द कॉइल विच इज अनट्रीटेड.
बिकॉज ऑफ द कॉइल कन्स्ट्रक्शन फिन्स मधनं पास होत आहे, एअरचा कॉइलशी कॉन्टॅक्ट होत नाही. ज्या एअरचा कॉइलशी कॉन्टॅक्ट होत नाही ती अनफिटेड जाते. आणि त्यामुळे त्याचं टेम्परेचर वाढतं आणि म्हणून आपण तो बायपास फॅक्टर धरला जातो. हा पुढे या बायपास फॅक्टरचा कसा उपयोग करायचा कूलिंग लोड कॅल्क्युलेशन्सच्या वेळेस, ह्याला प्रोव्हिजन कशी करायची, याची कसं वाढवायचं ह्याला, किंवा कसं त्याला डिह्युमिडिफाईड CFM मध्ये याचा काय उपयोग करावा लागेल, किंवा का बायपास फॅक्टर ऑफसेट करण्यासाठी काय करावं लागतं. समजा जास्त आपल्याला जर आपल्याला माहिती आहे की 200.3 एअर ही वेस्ट होणार आहे, तर आपल्याला ती थोडी 0.3 एअर जास्त द्यायला पाहिजे, म्हणजे आपल्याला रिझल्ट मिळायला पाहिजे. रिझल्ट मिळण्यासाठी थोडं हे करायला पाहिजे. तर या सगळ्या गोष्टी आपल्याला पुढे शिकणारच आहोत आपण बायपास फॅक्टरनी. आता तुम्हाला पुढच्या वेळेस ते सोबत सर काही चार्ट्स देतील, काही पेपर्स देतील आहे. आता जसा हा एडीपी तुम्ही जो कॅल्क्युलेट केला सायक्रोमेट्रिक चार्ट वरनं, तो एडीपी काय सायक्रोमेट्रिक चार्ट वरनं नेहमी करायची गरज नसते. आपल्याकडे वेगवेगळे फॉर्म्युले चार्ट्स दिलेले आहेत. त्या चार्ट्स मध्ये आपल्याला काय करावं लागतं, सेन्सिटिबल हीट फॅक्टर रेशो काढायचा असतो, रूम टेम्परेचर माहिती असतं, रूम आपला डिझाईन कंडिशन माहिती आपल्याला, रूम टेम्परेचर आणि रूम RH या दोन गोष्टी आपल्याला माहिती असतात की 75 डिग्री ड्राय बल्ब टेम्परेचर मेंटेन करायचंय, 50% RH टेम्परेचर आपल्याला माहिती आहे. आणि त्याचा जर SHR फॅक्टर काढायचा, तो SHR फॅक्टर माहिती झाला की आपल्याला त्या चार्ट वरनं डायरेक्ट एडीपी रीड करता येतो. तर ते चार्ट तुम्हाला पुढच्या वेळेस देतील, पाठवतील, तर तो चार्ट तुम्हाला रीड करता येईल. त्याचं एक एक्झाम्पल आहे, पहा तुम्ही कसं जमतं ते. एक रूम आहे, रूम मध्ये सेन्सिबल कुलिंग लोड जो आहे 32,000 BTU/आवर आहे. रूमचा सेन्सिबल लोड आहे 32,000 BTU/आवर आणि रूमचा लोड आहे 12,000 BTU/आवर. हेलो राजू, हिंदी में सेंसिबल कूलिंग लोड है 32,000 BTU/आवर और लेटेंट लोड है 12,000 BTU/आवर. पहले तो आप इसका SHR फैक्टर निकालिए कितना होता है. पॉइंट 72. 0.72. अभी आपके पास चार्ट इस वक्त नहीं होगा, लेकिन आपको क्या करना है, वो चार्ट में इसमें दिया है उन्होंने कि 80 डिग्री ड्राई बल्ब टेम्परेचर और 50% RH. तो चार्ट में जो रहेगा 80 डिग्री फ़ारेनहाइट और 50% RH में आप अगर लेफ्ट साइड में देखेंगे और SHR फैक्टर अगर 0.72 डालेंगे, उधर रिफर करेंगे, तो यू विल गेट दैट कॉइल ADP 54 उसके ऊपर आपको चार्ट में मिल जाएगा. तो मतलब ये मेरा कहने का क्या मतलब है कि एवरी टाइम साइक्रोमेट्रिक चार्ट के ऊपर जाने का जरूरत नहीं ADP के लिए. ये जो चार्ट्स अवेलेबल है बुक्स में जो आपको दिए जाएंगे, ये बुक्स में से आप एपरेटस ड्यू पॉइंट निकालना आसानी से निकाल सकते हैं. ये आपको हमेशा के लिए निकालना ही पड़ेगा फ्यूचर में, तो वो इसके लिए मैंने ये मेथड बताई है आपको. समझ गया. सुबह ये चार्ट्स आप दे देंगे उनको जल्दी से. अभी अगर आपके पास है तो आप दिखा सकते हो एक बार.
हाँ मतलब उनको बता सकते हो तो बताइए कि 80 डिग्री फ़ारेनहाइट और 50% RH 0.727 SHR फैक्टर में क्या ADP होगा फ़ारेनहाइट और 50% RH और ये SHR है 0.727 अरे हाँ, 50. एक मिनट है 50 50. Seven. Yes, sir. ओके सर. Yes, sir. नाउ एक प्रोसेस लेते लेट अस स्टार्ट mark one position on psychrometric chart. The condition in space is 70 degree dry bulb. %40 RH. ओके नाउ अभी हम जो प्रोसेस की बात कर रहे हैं ये इसको बोलते हैं एवापोरेटिव कूलिंग, एडियाबेटिक कूलिंग भी इसको बोल सकते हैं. प्रोसेस जो आप लोग हमेशा डेजर्ट कूलर्स में देखते हैं, स्प्रेस में देखते हो, स्प्रे कूलिंग्स में देखते हो. तो ये जो एयर है ये पास थ्रू स्प्रे टाइप सेचुरेटर, इसको स्प्रे टाइप सेचुरेटर में से पास किया है. So what would be the dry bulb and wet bulb temperature of air leaving the saturator? Saturator के बाहर निकलने वाली इसका ड्राई बल्ब और वेट बल्ब क्या हो सकता है? सत्तर डिग्री ड्राई बल्ब टेम्परेचर है और 40% RH है. इसका वेट बल्ब टेम्परेचर देखिए कितना है.
वेट बल्ब 55.5 सर. 56. 56 पकड़ के चलिए अभी फिलहाल 56. 56 पकड़ के चलिए और समझ लीजिए कि जो एयर का जो क्वांटिटी है 1000 CFM का है. 1000 CFM का एयर वॉशर है जो 70 डिग्री ड्राइबल और 40% RS से उसको हमने तो सेचुरेट किया है और उसका 59 डिग्री वेट बल्ब टेम्परेचर 56 डिग्री वेट बल्ब टेम्परेचर तक किया है. तो what will according to you what should be the temperature of air leaving the saturator? कितना होना चाहिए? ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं? What is the name of this process? इवेपोरेटिव एयर कूलिंग ना सर. Evaporating cooling, लेकिन और कुछ नाम है उसका? एडियाबैटिक. ठीक है, अजून एक और एक नाम इसका मतलब भी वो Subcooling. नहीं सब कूलिंग नहीं. कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन. हाँ कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन. ठीक है, लेकिन नहीं इसको भी नॉट भी एक टैग का है, करेक्ट नहीं हो सकते उसको. कूलिंग ह्यूमिडिफिकेशन बोल सकते हो उसको, लेकिन फिर भी और एक वेरी पॉपुलर नाम है जिसके वजह से प्रोसेस को डिपेंड किया जाता है. इट इज कांस्टेंट वेट बल्ब प्रोसेस. ओके. आपने देखा ना, ये लाइन देखिए आपने जो ड्रॉ की है और ड्रॉ आप 70 डिग्री 40% RS से आपने जो लाइन ड्रॉ की है सीधा वो कांस्टेंट वेट बल्ब टेम्परेचर पे जा रही है ना. मतलब उसका जो वेट बल्ब टेम्परेचर है प्रोसेस में कांस्टेंट रहता है, वेट बल्ब चेंज नहीं होता है. यस सर. तो क्या मतलब है इसका? मतलब उसका जो सेचुरेशन का आउटलेट टेम्परेचर है वो आपका जो उस समय का जो वेट बल्ब टेम्परेचर है उससे कम तो नहीं हो सकता है. राइट. तो कितना होना चाहिए ये प्रोसेस में एयर का टेम्परेचर? वेट बल्ब से ज्यादा. हाँ नहीं, अभी तो मैक्सिमम कितना थ्योरेटिकल पूछ रहा हूँ. थ्योरेटिकल 56 हो गया ना. यस. करेक्ट. थ्योरेटिकली 56 तक आप कूल कर सकते हो उसको, लेकिन उतना थ्योरेटिकली 56 जाता नहीं है वो. यस सर. बिकॉज उसमें सेचुरेशन एफिशिएंसी कम्स इन पिक्चर. तो सिंगल डबल बेड है, सिंगल सेल्युलर पैड कितने लगाए हैं, उसमें बाकी के भी फैक्टर यूज होते हैं, तो उसकी एफिशिएंसी उतने नहीं मिलती. अगर 56 डिग्री कूलिंग हो जाता है तो वो 100% सेचुरेशन एफिशिएंसी मिल गया आपको. राइट. समझे क्या? यस सर. लेकिन लेट अस से कि अभी 56 नहीं है, 56 की जगह आपको लेके चलो आपको उसको 60 मिल रहा है. 56 की जगह 60 मिल रहा है. 60 वाट सर ड्राइबल. नहीं 60 डिग्री हाँ ड्राइबल मिल रहा है टेम्परेचर. आपको मिलना चाहिए 56, 70 का 56 मिलना चाहिए. 14 डिग्री का ड्रॉप होना चाहिए. हेलो. यस सर. 14 डिग्री का ड्रॉप होना चाहिए, लेकिन 10 डिग्री का ही ड्रॉप हो रहा है. यस. राइट.
तो कितना एफिशिएंट हो गया ये, सेचुरेशन एफिशिएंसी कितनी होगी उसकी? 10/14। व्हाट सर? 10 डिवाइडेड बाय 14, अगर 14 का 14 मिलता है तो 100% सेचुरेट हो गया है। 70%। हाँ, सो ये सेचुरेशन एफिशिएंसी इसकी वजह से निकाली जाती है। इसकी जो टेम्परेचर आपको मिलता है 56 मिल गया तो मिलना बड़ा मुश्किल काम है, इट्स नॉट पॉसिबल। उसको अप्रोच भी बोलते हैं, उसको वेट बल्ब अप्रोच भी बोला जाता है, जैसे कूलिंग टावर में वेट बल्ब अप्रोच बोलते हैं, इसी टाइप के इसमें जो है कि 56 डिग्री अगर मिलता है तो नथिंग लाइक दैट, बट उतना नहीं मिलेगा आपको, उससे जितना कम मिलेगा दैट विल डिसाइड यू, दैट डिपेंड्स ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द सेचुरेशन। ठीक है सर वेट, बोलो। एक मिनट सर, जस्ट लिख नोट कर रहा हूँ। ओके सर। हेलो, हेलो, यस सर। अभी इसमें बताइए मुझे 1000 CFM का एयर हमने सर्कुलेट किया है, इसका अगर टनेज निकालने का है तो कैसे निकालेंगे? टीआर कैपेसिटी, कूलिंग कैपेसिटी कैसे निकालेंगे इसे? एनी आइडिया? सर सेंसिबल हीट एंड लैटेंट हीट निकाल के देन टोटल हीट अपने को मिलेगी। तो टोटल हीट अपने को BTU पर आवर में मिलेगी, तो उसको हम लोग 12,000 से डिवाइड करके टनेज निकाल सकते हैं। ओके, मतलब सेंसिबल हीट में अपने को मतलब अभी CFM पता है और ड्राई बल्ब टेम्परेचर डिफरेंस अपने को अगर पता है कि 70 to 60 हुआ है। 72 से 56 हुआ है। एग्जैक्ट नहीं होगा ना सर?
नहीं, अपन समझ के चलते हैं ना, अपन एज्यूम करके चलते हैं। ओके, अगर 70 to 56 है तो उसका डिफरेंस अगर हम लोग लेंगे तो अपने को सेंसिबिलिटी मिलेगी, हाँ वो मिलेगी BTU पर आवर में। हाँ देन सेम लैटेंट हीट हमको हम निकाल सकते हैं, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का जो ग्रेन्स पर पाउंड डिफरेंस है, अगर वो निकालेंगे हम इन BTU पर आवर, तो दोनों को अगर प्लस करेंगे तो अपने को टोटल हीट मिलेगी। कर सकते हैं क्या, जल्दी क्विकली कर सकते हो आप? यस सर। निकालिए जरा, वेट दोनों का ग्रेन्स निकालिए। सुबोध, कैन यू हेल्प हिम गिविंग हिम ग्रेन्स? और एक जन सेंसिबल हीट निकाल लो, 1000 CFM है, मल्टीप्लाइड बाय 1.08 मल्टीप्लाइड बाय 70 माइनस 56। वन 5120 ये क्या आ गया आपका सेंसिबल? सेंसिबल। तो सेंसिबल कूलिंग कितना आ गया? 15120। और दो लेटेंट में क्या आएगा आपका? 1510। लेटेंट कितना आएगा? लेटेंट का ग्रेन्स कितना है डिफरेंस? सर ग्रेन्स कितने आए, ग्रेन्स पर पाउंड? हाँ, सुबोध सर, ग्रेन्स पर पाउंड किती कसं कॅल्क्युलेट कसं काढता येईल सायकोमेट्रिक करून? सेव्हन्टी आणि नहीं साइक्रोमेट्रिक क्या होना, पहले दोन ग्रेन्स तर काढा सर 70-40 वरून मला एक ग्रेन्स मिळतील। आता किती आले ते? $44। ठीक आहे ना, मार्क 44 आणि दुसरे ग्रेन काय? आणि दुसरे कसे सुबोध सर, ते दुसरं कसं फाइंड करायचं लागतील? ते एंडला तुम्ही 56 ला सॅच्युरेटेड कंडिशन आहे ना, डायरेक्ट तुम्ही तिथे टच केलंय ना। ओके, म्हणजे 56 ला डायरेक्ट 100% लाईनला। हां, अ 69 सर। जे काय असेल तुम्ही सुबोध सर 69 बरोबर आहे? सिक्स 69 ग्रेन्स पर पाउंड। ठीक आहे, असेल ते बरोबर असेल समजा 69 धरण चला तुम्ही।
कैलकुलेट करा ना 1000 CFM मल्टीप्लाइड बाय 0.68 लेटेंट लोड कैलकुलेट करा आता. $17,000 BTU per hour. कसं काय आला? 1000 into 0.68 into grains per pound difference 69 minus 44. पहिली कंडिशन काय होती? पहिली सर 70 डिग्री ड्राय बल्ब आणि RH40 आणि लॅटेंट हीटला आपण लॅटेंट हीट काढण्यासाठी 56 डिग्री ड्राय बल्ब आणि 100% सॅच्युरेशन. तर डेल्टा ग्रेन्स कसा घेतला तुम्ही? सर 70 आणि 40 ला आला 44 ग्रेन्स पर पाऊंड आणि 56 डिग्री ड्राय बल्ब आणि 100% सॅच्युरेशनला डेल्टा आला सर 69. हे डेल्टा ग्रेन कसा घेतला तुम्ही? 69 मायनस 40 नाही व्हायला पाहिजे ना, 40 मायनस 69 व्हायला पाहिजे ना. डिफरन्स ऑफ ग्रेन आहे ना, आधी किती होता नंतर किती झाला आहे. ओके ओके. किती झाला आता? 44 मायनस 69 मायनस येईल सर. मायनस येईल. किती आला मायनस? मायनस 25. मायनस लोड किती आला? BTU पर आवर मायनस किती आला? मायनस 17,000. तर तुमचं काहीतरी कॅल्क्युलेशन चुकतंय, पण जेवढा तो प्लस जेवढा सेन्सिबल आहे तेवढाच तो इक्वली मायनस येईल. म्हणजे तेव्हा तुम्ही टोटल कराल. हॅलो. येस सर. जेव्हा तुम्ही टोटल कराल त्याची टोटल 0 यायला पाहिजे. सर बघा मी पहिला 70% ड्रायबल आणि 40 RH ला 44 स्पेसिफिक युनिट ग्रेन्स पर पाऊंड आणि सेकंड 56 डिग्री ड्राय बल्ब आणि 100% RH त्याला 69. एकदा चेक करा ना, तिथे काहीतरी चुकतंय. ड्राय बल्ब आणि 100% RH. किती येते सर? 63. एक मिनिट. माझ्या इथे ग्राफला 68 येते. 68. जे काय आहे व्हॉट एव्हर इट मे बी, दोघांची प्लस मायनस तुम्ही जेव्हा ऍड कराल ना, सिस्टम सेन्सिबल प्लस लेटेंट ऍड कराल, सेन्सिबल प्लस आहे लेटेंट मायनस आहे, त्यांची टोटल 0 येईल थेओरेटिकली. आता ऐकून घ्या नीट फक्त. इम्पॉर्टंट, एअर वॉशर मध्ये एव्हॅपोरेटिव्ह कुलिंग मध्ये वेट बल्ब कॉन्स्टंट प्रोसेस मध्ये एन्थाल्पी रिमेन कॉन्स्टंट. कारण तुम्ही लक्ष घ्या, वेट बल्ब लाईन जी तुमची असते कॉन्स्टंट वेट बल्ब म्हणजेच कॉन्स्टंट एन्थाल्पी लाईन. जेव्हा वेट बल्ब कॉन्स्टंट लाईन असते तेव्हा तीच लाईन तुम्ही एक्सटेंड करताय की नाही एन्थाल्पी चेक करायला नेहमी. कॉन्स्टंट वेट बल्ब लाईनलाच तुम्ही पुढे नेताय की नाही एन्थाल्पी चेक करायला. हा, मग जेव्हा जेव्हा कुठल्याही प्रोसेसमध्ये वेट बल्ब कॉन्स्टंट असतो तेव्हा त्याला एन्थाल्पी चेंज होत नाही. आता एन्थाल्पी चेंज होत नाही तर टेम्परेचर ड्रॉप का झालं? तर याच्यामध्ये एन्थाल्पी म्हणजे काय, सेन्सिबल आणि लेटेंटची टोटल एन्थाल्पी असते.
त्याच्यामध्ये काय करतो, या प्रोसेसमध्ये आपण सेन्सिबल कूलिंग कमी करतो, मॉइश्चर ऍड करतो. मॉइश्चर ऍड करताना जे एव्हॉपरेट होतं पाणी, त्याला लागणारी जी उष्णता आहे ती एअर मधनं घेतली जाते. जसं पाणी माठामध्ये जसं पाणी थंड केलं जातं त्याच प्रोसेसनी एव्हॉपरेटर कूलर्स मध्ये जे प्रोसेस आहे तीच. त्यामुळे सेन्सिबल कूलिंग करतो आपण, पण ते करताना मॉइश्चर ऍड करतो. त्यामुळे त्याची एन्थॅल्पी रिमेन सेम. आता तुम्ही जर एन्थॅल्पी चेंज काढली असती याच्यामध्ये तर 70 डिग्री फॅरनहाइट आणि 40% आरएचची पण एन्थॅल्पी सेम आहे आणि 56 डिग्री सॅच्युरेशनची पण एन्थॅल्पी सेम आहे. डेल्टा एन्थॅल्पी 0 असेल तर टनेज काय मिळणार? 0 टनेज आहे. देयर इज नो TR हिअर. उद्या जर तुम्हाला कोणी सांगितलं एव्हॉपरेटिव्ह कूलरची कॅपॅसिटी 100 टन आहे, 50 टन आहे, तर ते ही इज ब्लफिंग. एव्हॉपरेटर कूलर्स वेट बल्ब कॉन्स्टंट टेम्परेचर मध्ये टनेज मध्ये कधीच सांगत नाही. दे विल ऑलवेज टॉक अबाउट इन कूलिंग कॅपॅसिटी मध्ये बोलतील ते. हे एवढं टेम्परेचर आम्ही ड्रॉप करून देऊ एवढ्या CFM ला, एवढंच बोलतील. एव्हॉपरेटर का कूलिंग का कैपेसिटी इज ऑलवेज गिवन इन कूलिंग कैपेसिटी एंड टेम्परेचर रिडक्शन डेल्टा डिग्री. एंथैल्पी रिमेन सेम. टोटल हीट कभी एवापोरेटर कूलर्स में टोटल हीट चेंज नहीं होता है. सेंसिबल हीट ड्रॉप होता है तो उतना ही अमाउंट का लेटेंट हीट बढ़ता है. जितना सेंसिबल ड्रॉप होता है उतना लेटेंट हीट बढ़ता है, इसलिए उसका टोटल हीट सेम रहता है. इसलिए एंथैल्पी रिमेन सेम. That's why it is called constant enthalpy process. That's why it is called constant variable process. इसलिए वो constant variable लाइन पे ही प्रोसेस आगे जाती है. ओके सर वेट, जस्ट वेट, हाँ जस्ट वेट सर, नोट डाउन करतोय. हो. सुबोध सर, सर मग या प्रोसेसमध्ये ऍक्च्युली आपण 100% RS ला चेक केलं, ठीक आहे, ते 0 येत नव्हती टोटल हीट, पण मग 0 येण्यासाठी किती पाहिजे सर? ते येईल आहे, तुम्ही नीट करा कॅल्क्युलेशन, येईल. तुम्ही तो ग्राफच चेक करा ना नीट व्यवस्थित. एन्थॅल्पी मध्ये जर डिफरन्सच नाही तुम्हाला तर ते यायलाच पाहिजे मोजताना नीट. आता त्या 0.68 कॅल्क्युलेशन मध्ये थोडं बहुत कमी जास्त होऊ शकतं. काही लोक 1.1 घेतात, काही लोक 0.69 घेतात कॅल्क्युलेशन. थ्योरेटिकली इट विल बी 0. तुम्ही करून पहा एकदा, तुमच्या लक्षात येईल मला काय म्हणायचं. ठीक आहे सर. सर आपण याला त्या फॉर्म्युलाने पण चेक करू शकतो ना, ते 1000 इंटू 4.5 इंटू आता आपली एन्थॅल्पी कॉन्स्टंट आहे तर डेल्टा एच 0 येईल. मग 0 आली ना एन्थॅल्पी टोटल. करून पहा ना. 1000 चेक करू शकतो ना. 1000 CFM मल्टीप्लाइड बाय 4.5 इंटू 4.5. हाँ 1000 CFM मल्टीप्लाइड बाय इंटू डेल्टा एच. डेल्टा एच किती आहे? एच आपलं सेम आहे. 25 येते वरती केलं. मग एन्थॅल्पी 0. जेव्हा इथे 0 येते तर तुमचं सेन्सिबल आणि लेटेंट सुद्धा 0 येईलच पाहिजे. ते तुम्हाला फक्त मोजताना तुमचं चुकत असेल कुठेतरी, बाकी काही नाही. थ्योरेटिकली ते 0 येणार. इररिलेवेंट है, उसको कोई मतलब नहीं ना. 1 भी CFM 1000. दोनों को टोटल करेंगे तो वो 0 आना चाहिए. नहीं, मैंने BTU पर आवर में बोला है ना. किसने जो भी आने दो, वैट पर आवर में नहीं आएगा, वैट में आएगा ओनली.
सुबोध सर पण ते ग्राफवर नाही येते ना तसं का? ग्राफवर बघा बरं एकदा, ग्राफवर कॅल्क्युलेशन दाखवतोय पण ग्राफवर मॅच नाही, झिरो येण्यासाठी ग्राफवर स्पेसिफिक ह्युमिडिटी किती आली? यायलाच पाहिजे येणारच. सेकंड तुम्ही 56 आणि 100 ला चेक केली ना? हो. 56 आणि 100% आर एकदा बघा ना, स्पेसिफिक ह्युमिडिटी काय येते? हा 100% आर ला. नाही ते आपलं हे चेक करा सर, स्पेसिफिक ह्युमिडिटी ग्रेन्स पर पाऊंड किती येते? अच्छा ओके ठीक आहे सर, ती असू द्या त्याच्या पाऊंड पर पाऊंड. आणि याला किती येते आपल्या पहिल्या कंडिशनला 70 डिग्री फॅरेनहाइट आणि 40 याला पाऊंड पर पाऊंड किती येते? ओके एकच मिनिट आपण याला आपली येते 0.009 0.00948 minus 0.00624. Okay, difference minus 0.00324. Okay. Zero point zero zero nine for it. 0.00948 minus 0.00624. 0.003. हा ठीक आहे 0.003 आलं. मायनस यायला पाहिजे ना सर, पण त्याच्या सेन्सिबल मायनस मध्ये येते का? पण आपण जी कॅल्क्युलेट केली ती सेन्सिबल याच्यात आली सर, प्लस मध्ये. ओके तो सेंसिबल माइनस में आएगा और ये प्लस में आएगा. आप कैसा भी करो अल्टीमेटली 0 आएगा वो दोनों. ओके और 0 ऑब्वियसली आएगा क्योंकि एंथैल्पी चेंज ही नहीं है ना उसमें. आप इसको शांति से घर पे करके रखिए प्रॉपरली. या तो अगर आपको डाउट है तो आप वो जो है ना अपना मोबाइल पे ड्रॉ ये कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए सॉफ्टवेयर वो. ओके एयर लाइट का आता है, उसमें पैरामीटर डाल के एग्जैक्ट पैरामीटर मिलता है, उससे आपको एग्जैक्टली आप वर्कआउट कर सकते हैं.
तो वो ऐप में सर ग्राफ भी दिखता है क्या? ग्राफ नहीं दिखता, पैरामीटर टेबल है, टेबुलेटेड फॉर्म में आ जाता है ना सब। ओके ओके। ये समझ गया है कि आपको जीरो कैसे आया है, समझ गया है ना? यस सर। जितना सेंसिबल लोड कम होगा उतना लेटेंट लोड बढ़ेगा, इतना याद रखो। एक पोर्शन कम होता है, दूसरा पोर्शन बढ़ता है, तो टोटल रिमेन सेम। 100 BTU में से अगर 50 BTU कम होता है तो 50 BTU लेटेंट ऐड होता है, तो अल्टीमेटली 100 हो जाता है। ठीक है, समझा क्या? हेलो? यस सर यस। 100 समझ लीजिए कि 100 पहले 100 था, उसमें 75 सेंसिबल लोड था और 25 लेटेंट लोड था। अभी प्रोसेस के बाद क्या हो गया, सेंसिबल 50 हो गया और लेटेंट भी 50 हो गया, लेकिन टोटल 100 ही रह गया। ठीक है ना ये? यस सर। और सेंसिबल कम होने की वजह से आपको कूलिंग मिलता है, ठंडा लगता है आपको, बस मॉइस्चर बढ़ा हुआ रहता है उसका बहुत। अभी जरा देख लिए 2-3 एग्जाम्पल आप क्विकली लिख लीजिए, होमवर्क कर लिए, आप इसको बाद में कीजिए और फिर कभी कभी इसको बताइए आंसर्स, छोटे छोटे है, प्लीज नोट डाउन। बताऊं? यस सर। 2000 CFM of outdoor air CFM outdoor air at 44° dry bulb and 40° wet bulb, 44° dry bulb and 40° wet bulb is mixed with 8000 CFM of room air। 2000 CFM fresh air है, it is mixing with 2008 CFM of room air। रूम एयर का जो टेम्परेचर है 74 ड्राई बल्ब एंड 40% RH। अभी मिक्सिंग कंडीशंस का लास्ट टाइम मैंने बताया आपको, फार्मूले से कैसे मिक्सिंग कंडीशन से टेम्परेचर निकालते हैं। अगर आपको वेट बल्ब टेम्परेचर दिया होगा, नहीं दिया होगा तो आप उसमें RH दिया हुआ है तो आप RH से वेट बल्ब निकाल लीजिए, और ड्राई बल्ब वेट बल्ब दोनों मिल जाएंगे तो आप मिक्सिंग कंडीशन से मिक्सिंग टेम्परेचर्स का ड्राई बल्ब वेट बल्ब निकालना है। आपको निकालना है फाइंड द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर। मिक्सचर्स के प्रॉपर्टीज आपको निकालने हैं। कौन कौन से प्रॉपर्टीज निकालनी है? ड्राई बल्ब, वेट बल्ब, RH, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एंड ड्यू पॉइंट। मतलब मिक्सिंग ड्राई बल्ब वेट बल्ब के RH निकाल लेना। ये दो एयर को मिक्स करने के बाद जो टेम्परेचर आएंगे आपके मिक्सिंग कंडीशंस के, दो एयर जो मिक्स होंगी वो मिक्सिंग कंडीशन जो आएगी उसके आपको ड्राई बल्ब कितना है, वेट बल्ब कितना है, RH कितना है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कितना है और ड्यू पॉइंट कितना है। ओके सर। ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा है
40-degree tribal air 40-degree tribal air and 35-degree wet bulb, 35-degree dry bulb and 35-degree wet bulb. Charlie's degree dry bulb, 35-degree wet bulb is heated to 85-degree Fahrenheit by heating coil. Heated to 85-degree Fahrenheit by heating coil. Only heating, no moisture added. Find out wet bulb temperature. Find out RH. Find out dew point. And find out specific humidity. And last example लिख लीजिए. Water pipes having a surface temperature of 55-degree Fahrenheit. Water pipe having a surface temperature of 55-degree Fahrenheit. Surface temperature of 55-degree Fahrenheit. It is passing through a room which is maintained at 74-degree dry bulb temperature. 74-degree dry bulb temperature. What is the highest relative humidity that can be maintained in the room? What is the highest relative humidity that can be maintained in the room before moisture will condense on the pipes? Okay. Yes, sir. हे तुम्ही सॉल्व करा. अडचण आली काही तर पुढच्या वेळेस विचारा, आपण पाहू काय करता येईल. प्रश्न. ट्राई टू सॉल्व दिस. नहीं जमा गया तो देखेंगे. Okay, Subodh, with this I am closing here. Now you can have a break and then continue next. Okay. Okay.